हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयाग टेक्निकल क्लासेज में। तो आज हम 5000 क्वेश्चन का सुपर क्वेश्चन जो है उसका हम सीरीज लेकर आए हैं, जिसका सेकेंड पार्ट है। अगर जो आप हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाकर देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको आप प्रॉपरली एक नोट्स बनाते चलिएगा, और जो भी आपको क्वेश्चन याद नहीं होगा उसको आप नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवाइज करने में काफ़ी मदद मिल सके। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, जब कोई वस्तु वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार रूप में नाचती है, यहाँ तो चलती हुई यहाँ पर आती है, तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो शून्य हो जाता है। क्योंकि जब वस्तु यहाँ से चलती है तो फिर यहाँ पर आ जाती है, तो उसके द्वारा एक चक्कर जो है लगाने में जो वस्तु जो लगाती है उसके द्वारा किया गया कार्य होता है वह शून्य हो जाता है। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। या इसमें 26 क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें कम से कम हम 70 या 75 क्वेश्चन को हम इसमें बना देंगे। 25 क्वेश्चन इसको मन समझिए कि कम से कम इसको 75 से हम 80 क्वेश्चन इसको हम आपको देंगे। तो इसीलिए आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। देखिए हम 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोला, तारों से ऊर्जा निकलने का क्या कारण है। तारों से जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है ऊर्जा को निकलता है जो, और यहीं सूर्य की बात करें, सूर्य से भी जो ऊर्जा निकलता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही ऊर्जा निकलता है सूर्य से भी। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वह घट जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वह घट जाती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन बन जाता है। चलिए हम लोग बारीकी से एक एक करके समझते हैं। जल का जो घनत्व है सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका घनत्व मैक्सिमम होता है। अगर जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक उबालेंगे तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पर जाने में जल का जो घनत्व है वो बढ़ता है, जल का घनत्व जो है वो बढ़ता है। और इससे ऊपर जाइएगा तो आपका घनत्व है जो घटने लगता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर आपका घनत्व जो है मैक्सिमम हो जाता है। और इसके विपरीत अगर जो बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जो आयतन है वो घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप 5-6 जाइएगा तो उसका आयतन है जो बढ़ने लगता है। लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गैस की दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो गैस की दाब को जो मेजरमेंट किया जाता है वो मैनोमीटर से आपको गैस की दाब को मेजरमेंट यानी मापा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य के ताप को किस यंत्र से मापा जाता है। सूर्य के ताप को हम पायरोमीटर जो उपकरण है उसी के द्वारा हम सूर्य के ताप को मापा जाता है। देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है। सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। और इसकी आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति भी सबसे मैक्सिमम होती है गामा किरण की। और इसकी तरंगदैर्घ्य की बात करें तो वह तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है गामा किरण की। चलिए हम 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी किस कारण से गर्म होती है। पृथ्वी जो है अवरक्त विकिरण के कारण गर्म हो जाती है, क्योंकि अवरक्त विकिरण जो पराबैंगनी किरण आती है उसी को ये जो है ये इसको करती है, जिसके कारण पृथ्वी जो है हमारी गर्म हो जाती है। अवरक्त विकिरण के कारण हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो जाती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ध्वनि तरंग किस में गमन नहीं करती हैं। ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करती हैं। ध्वनि ठोस में सबसे अधिक गमन करती है, उसके बाद द्रव और निर्वात में गमन नहीं करती हैं। और इसके विपरीत अगर लाइट की बात करें, प्रकाश की, तो लाइट जो है ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों में गमन करती हैं। बट निर्वात में जो ध्वनि तरंग है वो गमन नहीं करती है, वो केवल ठोस एवं द्रव में ही गमन करती है। मगर लाइट जो है तीनों में गमन करती है। लाइट का तो निर्वात में सबसे अधिक मैक्सिमम होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो ध्वनि की चाल होती है निर्वात में सबसे अधिकतम होती है। चलिए हम 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। और इसकी हम डायमेंशन की बात करें तो वो होता है आवृत्ति बराबर 1/1 आवर्तकाल यानी टी, जिसकी 1/t जिसकी डायमेंशन है टी इन्वर्स होता है। तो आवृत्ति की जो डायमेंशन है टी इन्वर्स होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर ये एग्जाम में मिलता रहता है। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगें किस में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो अनुप्रस्थ प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों में जो है अनुप्रस्थ तरंगें गमन करती हैं। ये अभी हम आपको पिछले बताएं। तो चलिए हम 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आशा करता हूँ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर जो कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो तो आपके लिए है ही। चलिए हम 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़ाने पर ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब बढ़ाइएगा तो प्रभाव पड़ता है, बट दाब से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप वस्तु वह है जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, प्रदीप वस्तु कहलाती है। इसके विपरीत अगर अप्रदीप करें, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, अप्रदीप वस्तु कहलाती है। जैसे टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब प्रदीप वस्तु है, क्योंकि इससे प्रकाश उत्सर्जित होती है। इसके विपरीत अप्रदीप वस्तु जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, कलम, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इसीलिए ये सभी अप्रदीप वस्तु का कहलाती है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। नीला कपूर लाल प्रकाश में कैसा दिखाई देता है? नीला जो कपूर है वो उस पर आप लाल प्रकाश में कीजिएगा तो वो काला प्रतीत होता है। काला प्रकाश की अगर बात करें तो फ्रेंड, और आपको बोला जाता है गर्मी के दिन में जो काला वस्त्र नहीं पहना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो आप काला वस्त्र जो है ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे आपको गर्मी के दिन में ज़्यादा पसीना आता है, तकलीफ होती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि गर्मी के दिन में आप श्वेत वस्त्र पहने, ताकि ये ऊष्मा को उत्सर्जित कर देती है। यह अवशोषित नहीं करती, उत्सर्जित कर देती है, जिससे आपको आरामदायक होता है। इसीलिए गर्मी के दिन में सफ़ेद वस्त्र पहनने की आपको सलाह दी जाती है। देखते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो ये तो 25 सेंटीमीटर होती है, ये तो आपको सबको पता है। और अधिकतम बात करें तो वो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है, इसका कोई लिमिट नहीं है। गर्म भोजन स्वादिष्ट क्यों लगता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण, कम पृष्ठ तनाव के कारण जो है गर्म भोजन है वो स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि ये हमारे मुंह में सभी जगह फैल जाता है, जिसके कारण ये हमें स्वादिष्ट लगता है गर्म भोजन। 43 नंबर की बात करें तो आदर्श आममीटर का प्रतिरोध क्या है? आदर्श आममीटर का प्रतिरोध जो होता है 0 होता है। और इस आदर्श वोल्ट मीटर की बात करें तो इसका प्रतिरोध जो होता है वह इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। इससे 2 क्वेश्चन बनता है। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है? अस्थायी चुंबक बनाने में आप इस्पात का उपयोग कीजिएगा, बट आपको अस्थायी चुंबक बोलेगा तो इसके लिए आपको नरम लोहा का उपयोग किया जाता है और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। प्रतिबल का मात्रक क्या है? इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। फ्रेंड यहाँ पर मीटर स्क्वायर वहाँ पर चला गया है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है प्रतिबल की मात्रक। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो होता है न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन को होता है ml T इनवर्स 2, और इसकी प्रति मीटर स्क्वायर L/2, तो L से के ख़त्म हो जाएगा, तो आपका इसका डायमेंशन हो जाएगा ml इन्वर्स हो जाएगा और T इन्वर्स 2 हो जाएगा। ये आपका प्रतिबल का डायमेंशन हो गया। डायमेंशन भी फ्रेंड 1 या 2 क्वेश्चन आपको एयरफोर्स या चाहे नेवी दोनों में आप एग्जाम दीजिएगा, किसी में भी तो आपको 1 या 2 डायमेंशन तो अवश्य आएगा। एक डायमेंशन पूछता है और एक आपको मात्रक पूछता है, तो उसका भी हम किसी दिन वीडियो ला देंगे, एक डायमेंशन का और मात्रक का। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमें और आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। चलिए हम 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका 3 नियम होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है। जो प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा देता है, और दूसरा नियम है जो बल का परिमाण मैग्नीट्यूड देता है। अब प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी फ्रेंड कहते हैं। तो ये एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है कि
गैलीलियो के नियम किसी को कहते हैं, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? इसकी इकाई जो है पार्सेक होता है, और एक पार्सेक बराबर अगर जब बात करें तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश लाइट ईयर्स होता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये कि शायद आपको याद होगा। चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि पृथ्वी के जी का मान कहाँ पर महत्तम होता है? तो जी का मान ध्रुव पर सबसे मैक्सिमम होता है, और सेंटर की बात करें, सेंटर पर आपको सबसे न्यूनतम यानी शून्य होता है। अब विषुवत रेखा पर है जो आपका है वो घटता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आप जाइएगा तो उसका आपका जी का मान जो है घटता है, और ध्रुव विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाइएगा तो आपका जो है जी का मान बढ़ता है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है यदि किसी गतिशील पिंड के वेग को आधा करें तो संवेग क्या होगा? तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। देखिए हम समझते हैं, P बराबर होता है mv। अगर जब वेग को आधा करेंगे तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है v का डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है। तो P को आधा कीजिएगा तो v को आधा कीजिएगा तो P भी आधा हो जाएगा, इसीलिए इसका संवेग भी आधा हो जाता है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आज के लिए बस फ्रेंड इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि आपको फ्रेंड को भी कुछ सहायता मिल सके। और आप इसका नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको नोट्स बनाइए, ताकि आपको एग्जाम के समय बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।